नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी की क्लास में। पिछली क्लास में हमने विशेषण के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी, उसके भेदों के बारे में, उसकी अवस्थाओं के बारे में। अब बात करते हैं हिंदी भाषा के अगले टॉपिक क्रिया की। बात करते हैं हिंदी भाषा के अगले टॉपिक क्रिया की। क्रिया होती क्या है, आइए जानते हैं इसकी परिभाषा में कि क्रिया होती क्या है। क्रिया किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है। क्रिया किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का होना या किसी कार्य को करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। साधारण शब्दों में कार्य का होना। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ होता है काम का होना। क्रिया हमारे पास क्या है? विकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द जिनमें विकार यानी कि जिन शब्दों में चेंजेस हो सकते हैं, वे सभी शब्द क्या हैं? क्रिया के अंतर्गत आने वाले शब्द। क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ है काम का होना। अब बात करते हैं कि ये क्रिया शब्द बनते किन शब्दों से है। क्रिया शब्द मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। मूल धातु शब्द में कौन सा शब्द? ना शब्द लगाने से, ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। जैसे ऊपर के वाक्य में हमने देखा कि विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनमें की विकार उत्पन्न किया जा सके या चेंजेस लाए जा सके। उसी प्रकार निचले वाक्य में मूल धातु शब्द ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। अब ये प्रत्यय हमारे पास क्या होते हैं? मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द। मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द हमारे पास कहलाते हैं प्रत्यय। तो ये मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। अब देखते हैं कि किसी वाक्य में विकार किन किन शब्दों के माध्यम से पाए जा सकते हैं या किन किन शब्दों के बेसिस पर वाक्य में चेंजेस हो सकते हैं। किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होता है तथा वाक्य में लिंग, वचन तथा काल के आधार पर ही विकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। नंबर एक बात तो कि क्रिया का रूप किस आधार पर चेंज होगा? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर तथा काल के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होगा तथा इसके साथ साथ संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। इसके बाद नंबर एक चीज तो हमें क्या बोला कि लिंग, वचन, काल इन तीनों के आधार पर क्रिया में परिवर्तन आएगा तथा इनके साथ साथ संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। नंबर एक चीज तो लिंग, वचन और काल के आधार पर चेंजेस होंगे। इसके बाद अगली चीज हमारे पास है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के आधार पर भी इनमें चेंजेस हो सकते हैं। संज्ञा शब्द जब से हम हिंदी भाषा पढ़ते आ रहे हैं तभी से ही संज्ञा क्या होती है? हमारे आसपास के वातावरण में किसी भी वस्तु का नाम। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्द। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रिया में किस किस आधार पर चेंजेस आ सकते हैं या किस किस आधार पर इसका रूप परिवर्तन हो सकता है। लिंग, वचन तथा काल के आधार पर तथा इसी के साथ साथ क्रिया, संज्ञा तथा सर्वनाम के आधार पर भी इसमें रूप परिवर्तन होता है। अगली लाइन है हमारे पास कि क्रिया को करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता। यहां पर हमारे पास तीन शब्द आते हैं। पहला शब्द तो क्रिया, किसी कार्य का होना। क्रिया हमारे पास है किसी कार्य का होना। इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है कि कर्ता कौन है? कर्ता कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला हमारे पास कौन है? कर्ता। इसी के साथ एक और शब्द हमारे पास आता है कर्म। हमने देखा क्रिया क्या होती है, कर्ता क्या होता है,
इसी के साथ हमारे पास एक तीसरा शब्द आता है कर्म। कर्म हमारे पास क्या है? जिस पर क्रिया की जाए। जिस पर क्रिया की जाए या कार्य के होने का बोध हमारे पास क्या होता है? कर्म। तो ये बात थी क्रिया की कि क्रिया होती क्या है। सबसे पहली चीज तो किसी कार्य का होना या किसी कार्य को करना, ये हमारे पास है क्रिया। फिर हमने देखा कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है? मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से। इसके बाद हमने देखा कि क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द। अब विकार यानी कि किन किन शब्दों के आधार पर इसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज हमने देखी, लिंग, वचन तथा काल के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज हमने देखी कि संज्ञा तथा सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को 3 शब्द बताए जो कि क्रिया टॉपिक को समझने में आपकी सहायता करेंगे। यदि हमें इन 3 शब्दों का ज्ञान हो तो क्रिया को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पहला शब्द क्रिया, किसी कार्य का होना। दूसरा शब्द कर्म, जिस पर की क्रिया की जाए। तीसरा शब्द कर्ता, यानी कि क्रिया को करने वाला कर्ता। अब बात करते हैं क्रिया के कुछ एक उदाहरणों की। देखते हैं स्क्रीन पर आप लोगों के सामने कुछ एक क्रिया के उदाहरण लिखे हुए हैं। हमने देखा कि क्रिया है क्या? किसी कार्य को करना या किसी कार्य का होना। बात करते हैं इसके कुछ एक उदाहरणों की। तो पहला वाक्य आपके सामने, विक्रम पढ़ रहा है। विक्रम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। यदि मैं इस वाक्य में आप लोगों से पूछूं कि कर्ता कौन है, तो कर्ता है हमारे पास विक्रम। विक्रम हमारे पास क्या है? कर्ता, कार्य को करने वाला। तथा यहां पर हमारे पास क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। क्रिया हो रही है पढ़ना। जैसा कि आप लोगों ने इसकी परिभाषा में देखा था कि मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से, मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बन जाता है? क्रिया। हमारे पास यहाँ पर मूल शब्द था पढ़, तथा इसके अंत में ना प्रत्यय लगाने से शब्द बन गया पढ़ना। विक्रम कर्ता तथा क्रिया क्या हो रही है? पढ़ रहा है। अगला वाक्य, शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला वाक्य, शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में भी यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारे पास संज्ञा शब्द कौन सा है, हमारे पास संज्ञा शब्द, तो संज्ञा शब्द शास्त्री जी, ये हमारे पास संज्ञा। इसकी परिभाषा में हमने देखा था कि क्रिया संज्ञा तथा सर्वनाम के आधार पर भी अपना रूप परिवर्तन करती है। उसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं, महेश क्रिकेट खेल रहा है। महेश क्रिकेट खेल रहा है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है, तो मूल शब्द हमारे पास खेल तथा क्रिया खेलना। मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से हमारे पास जो शब्द बनते हैं वे सभी शब्द क्रिया। यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? खेलना। अगला वाक्य, सुरेश खेल रहा है। इस वाक्य में भी क्रिया खेलना। राजा राम पुस्तक पढ़ रहा है। अगला वाक्य, राजा राम पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द, मूल शब्द हमारे पास पढ़ तथा क्रिया हो रही है पढ़ना। अगला वाक्य, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य में भी यदि मैं आप लोगों को पूछूं कि क्रिया क्या हो रही है, फिर से खेलना। मूल शब्द खेल तथा अंत में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया खेलना। ये बात थी क्रिया के कुछ एक उदाहरणों की। अब हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे पास स्क्रीन पर है कुछ एक वाक्य तथा दूसरी तरफ है क्रिया के कुछ एक उदाहरण, यानी कि मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया के शब्द कैसे कैसे बनते हैं। हमारे पास उदाहरण है, गीता चाय बना रही है। अगला वाक्य, महेश पत्र लिखता है, उसी ने बोला था। राम ही सदा लिखता है। अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहा है। राम ने कृष्ण को पत्र लिखा।
आज सभी पतंग उड़ा रहे हैं, घनश्याम दूध पी रहा है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इन वाक्यों में हमारे पास मूल शब्द कौन कौन से हैं? मूल शब्द बना, बात हो रही है मूल शब्दों की। मूल शब्द हमारे पास बना, लिखता, बोला, इस वाक्य में भी लिखता, यहां पर पाठ पढ़ा, राम ने कृष्ण को पत्र लिखा, सभी पतंग उड़ा रहे हैं, श्याम दूध पी रहा है। ये बात है मूल शब्दों की कि इन वाक्यों में मूल शब्द कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगाने से हमारे पास शब्द निकलकर कौन से आ रहे हैं। पहला शब्द हमारे पास है खेलना, मूल शब्द खेल, ना प्रत्यय लगाने से हमारे पास शब्द बनता है खेलना। अगला शब्द आना, मूल शब्द आ तथा प्रत्यय ना, शब्द मिलकर बनता है आना। इसी प्रकार एक और उदाहरण, नाचना, मूल शब्द नाच तथा ना प्रत्यय लगाने से हमारे पास क्रिया शब्द निकल कर आता है नाचना। इसी प्रकार कूदना, जाना, पीना, चलना तथा नहाना। आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों के पीछे प्रत्यय हमारे पास लगा है ना। इसकी परिभाषा में ही हमने देखा था कि शब्दों के अंत में ना प्रत्यय लगाने से जो हमारे पास शब्द निकल कर आते हैं वे सभी शब्द हैं हमारे पास क्रिया। एक तरफ हमने देखे वाक्य, इन वाक्यों में कौन कौन से शब्द मूल शब्द हैं, तथा दूसरी तरफ हमने देखा कि मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से हमारे पास क्रिया के कौन कौन से शब्द निकलकर आ रहे हैं। वे सभी शब्द हमारे पास क्या है? क्रिया। अब हमने देखे मूल शब्द कुछ एक वाक्य तथा उन मूल शब्दों से कौन कौन से क्रिया शब्द निकलकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की। जिस प्रकार संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, उसी प्रकार क्रिया के भेद। क्रिया को आगे दो भागों में बांटा गया है। इसके भेदों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 कर्म के आधार पर। क्रिया के भेदों का विभाजन दो प्रकार से, नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर। अब बात करते हैं इसके भेदों के विभाजन में इसके पहले भेद की, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। जब हमने क्रिया को शुरुआत में देखा था तो हमने देखा था कि कर्म क्या होता है, जिस पर की क्रिया की जाए। क्रिया कार्य का होना तथा कर्ता कार्य को करने वाला। अब बात करते हैं कर्म के आधार पर इसके कितने भेद हैं? दो भेद। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो भेद। नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 अकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर फल किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। कर्म यानी कि कार्य का होना, उसका बोध, तथा कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका फल या जिनका प्रभाव कर्ता को छोड़कर किस पर हो? कर्म पर हो, वे सभी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं। तथा इसका दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े। कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला। सकर्मक क्रिया में फल हमारे पास किस पर है? कर्म पर। तथा अकर्मक क्रिया में क्रियाओं का फल सीधा किस पर हो? कर्ता पर, वे सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं। ये बात थी क्रिया के भेदों की। इसका पहला भेद सकर्मक क्रिया, दूसरा भेद अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं कि सकर्मक क्रिया में हमारे पास कौन कौन से वाक्य आएंगे, कौन कौन से शब्द आएंगे, तथा अकर्मक क्रिया में कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी। बात करते हैं इसके पहले भेद की, सकर्मक क्रिया। पहला भेद सकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा, जिस क्रिया में कर्म होता है, नंबर 1 चीज कि जिस क्रिया में हमारे पास क्या दिया गया हो? कर्म दिया गया हो, या
जिससे कर्म की अपेक्षा की जाए। मतलब कि सकर्मक यानी कि हमारे पास इस शब्द में उपसर्ग लगा है स। सकर्मक यानी कि कर्म के सहित। जिस भी शब्द में हमारे पास उपसर्ग दिया गया हो स, वह सहित। नंबर एक चीज की इसमें कर्म होता है, कर्म की अपेक्षा की जाए, यानी कि कार्य के होने का बोध हो। देखते हैं पहला वाक्य, कंचन चाय बना रही है। कंचन चाय बना रही है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इस वाक्य में हमारे पास कर्ता है, इस वाक्य में हमारे पास कर्ता है कंचन और हमारे पास कर्म क्या है, चाय बनाना। हमारे पास कर्म किस पे हो रहा है, चाय पर। चाय बना रही है, कंचन चाय बना रही है। इस वाक्य में हमारे पास कर्ता है, कर्म है। सकर्मक क्रिया होती क्या है, क्रिया का वह भेद जिसमें कि कर्म होता है तथा कर्म के होने की अपेक्षा हो। इस वाक्य में हमारे पास कर्ता शब्द कंचन तथा हमारे पास क्रिया क्या हो रही है, चाय बनाना। इसी प्रकार दूसरा शब्द, कमल पतंग उड़ा रहा है। कर्ता शब्द हमारे पास कमल तथा क्रिया क्या हो रही है, पतंग उड़ाना। अगला वाक्य, पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं। पिताजी समाचार पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में हमारे पास कर्ता शब्द पिताजी तथा क्रिया किस पर हो रही है, समाचार पत्र पर। क्रिया हो क्या रही है, पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में हमारे पास कर्ता पिताजी, कर्म किस पर किया जा रहा है, समाचार पत्र तथा क्रिया हो क्या रही है, पढ़ना। इन वाक्यों में अब आप देख सकते हैं क्रिया हो रही है, बना रही है, उड़ा रहा है, पढ़ रहे हैं। तथा ये तो बात थी कि इन वाक्यों में क्रिया क्या हो रही है। अब बात करते हैं कि इन वाक्यों में कर्म क्या है, चाय, पतंग, समाचार पत्र। ये बात है। सबसे पहले तो इन वाक्यों में क्रियाएं हो रही हैं, बना रही है, उड़ा रहा है, पढ़ रहे हैं। ये बात है क्रियाओं की। अगली चीज हमारे पास कर्म है, चाय, पतंग तथा समाचार पत्र। तथा ये कंचन शब्द, कमल तथा पिताजी। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये तीनों क्या है, ये तीनों है हमारे पास कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाले। तो इन क्रियाओं का फल सीधा इनके कर्मों पर पड़ता है। इन क्रियाओं का फल सीधा इनके कर्मों पर। इसीलिए ये सभी क्रियाएं क्रिया की किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, सकर्मक क्रिया। क्योंकि क्रियाओं का फल सीधे तौर पर किस पर पड़ रहा है, कर्म पर। इसलिए ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। अब बात करते हैं क्रिया के दूसरे भेद की। क्रिया का दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया। अकर्मक शब्द का शाब्दिक अर्थ हमारे पास बिना कर्म के। अकर्मक यानी कि बिना कर्म के, मतलब कि जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, यानी कि क्रिया के साथ कर्म ना हो, क्रिया के साथ केवल क्या हो, कर्ता। जिस क्रिया का कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया में कार्य का फल कर्म पर ना पड़कर किस पर पड़े, कर्ता पर, वे सभी क्रियाएं हमारे पास आएंगी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत। उदाहरण के लिए पहला वाक्य देखते हैं, रमा बैठी है। रमा बैठी है। इस वाक्य में हमारे पास रमा क्या है, कर्ता। इस वाक्य में हमारे पास रमा क्या है, कर्ता, तथा क्रिया क्या हो रही है, बैठी है। इन वाक्यों में हमारे पास कर्म की क्या है, अनुपस्थिति। कर्म की हमारे पास अनुपस्थिति। इन वाक्यों में हमारे पास कर्ता है, क्रिया हो रही है, परंतु कर्म क्या है, अनुपस्थित। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, युवतियां जा रही हैं। तीसरा वाक्य, बालक हंसने लगा।
अब बात करते हैं कि इन वाक्यों में हमारे पास क्रियाएं क्या क्या हो रही है। पहले वाक्य की बात करें, बैठी है। दूसरे वाक्य में जा रहे हैं। तीसरे वाक्य में हंसने लगा। ये तीनों शब्द हमारे पास क्या है? क्रियाएं। तथा युवतियां, बालक तथा रमा, ये शब्द हमारे पास है कर्ता। परंतु इन वाक्यों में किस चीज का अभाव है? कर्म का अभाव। अकर्मक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? जो कि बिना कर्म के हो, जिन वाक्यों में कर्म का अभाव हो। ये बात थी अकर्मक क्रिया की। तो आज हमने देखा कि क्रिया होती क्या है। किसी वाक्य का होना या किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द, वे सभी शब्द क्या होते हैं? क्रिया शब्द। क्रिया शब्द का निर्माण मूल शब्द में ना प्रत्यय लगाने से। और क्रिया शब्द हमारे पास क्या है? एक विकारी शब्द, यानी कि इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। और परिवर्तन किस किस बेस पर? लिंग, वचन, काल, संज्ञा तथा सर्वनाम, इन सभी के आधार पर क्रिया शब्द में परिवर्तन हो सकते हैं। फिर हमने देखे क्रिया के कुछ एक उदाहरण। विक्रम पढ़ रहा है, महेश क्रिकेट खेल रहा है, सुरेश खेल रहा है। इन सभी वाक्यों में हमने देखे कि मूल शब्द कौन कौन से हैं तथा मूल शब्दों में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। फिर हमने देखे कुछ एक मूल शब्द, खेल, कूद, नाच, पी, चल, नहा। इन सभी शब्दों में ना प्रत्यय लगाने से हमारे पास कौन कौन से शब्द निकल कर आ रहे हैं। तथा इसके बाद हमने देखा क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों को भी आगे दो भागों पर बांटा गया है। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर। फिर हमने देखे क्रिया के पहले भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो प्रकार के, नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 अकर्मक। फिर हमने देखा कि सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं तथा अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। सकर्मक क्रियाएं जिस क्रिया में कर्ता होता है, कर्म होता है तथा क्रिया होती है जिसमें कर्म की अपेक्षा की जाए। फिर हमने इसके कुछ एक उदाहरण देखे। इसके बाद हमने देखा इसका आखिरी भेद अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं यानी कि बिना कर्म के, जिसमें हमारे पास कर्ता हो, क्रिया हो, परंतु कर्म का अभाव हो। ये बात थी क्रिया के पहले भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की। अगली कक्षा में हम देखेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तब तक के लिए यदि इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पंचशील एजुकेशन अकेडमी को। धन्यवाद।